जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आपको इससे पहले क्लास में मौर्य काल के बारे में पढ़ा दिए थे। आज मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। छोड़ दो सब लड़कियां तो पहिलवा बैठने के लिए कौन सी करते रहती है सो यहाँ पे बकलोल से। हाँ पूछो तरीके कि मनाएंगे सर जी उसको, रोई उसको पता नहीं है यार। कलिंग युद्ध खत्म हो गया। छोड़ दो ध्यान नहीं दो। किसको ध्यान नहीं होगा? छोट लड़का लड़की रोएगी ना तो ये नहीं देखेगी चोट लगल कोई, सोचेगा कोनो आके मनाए। छोट लड़का देखेगा ना गिर जाएगा ना तो देखेगा चोट लगल है चाहे ना लगल हो तो ओके मम्मी दौड़ल आएंगी, हम बाबू गिर गए बाबू गिर गए। वो सब बड़ होकला के बाद खोजते रहती। बताइए ये तो हो जी। चलिए अब जैसे किसी को खाना खाने का मन है तो क्या कीजिएगा? खाना खिलाइएगा। किसी को हंसने का मन है तो हंसने दीजिए, किसी को रोने का मन है तो रोने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हमेशा याद रखना हस्तक्षेप नहीं करना, वरना हमेशा आदत लग जाएगा हस्तक्षेप करने का। चलिए बाबू, इससे पहले हम मौर्य काल के बारे में बढ़ा दिए थे। अब मौर्य काल के आज प्रशासनिक और वास्तुकला के बारे में व्यवस्था बता के मौर्य काल को खत्म करके किस में चलना है? शुंग वंश में। किस में? शुंग वंश के बारे में। अब देखिए मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखना है। अकबर करें, अशोक के उत्तराधिकारियों के बता दिए थे, योग्य थे नहीं थे, उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। अच्छा हकीकत में देखिएगा ना मौर्य वंश में एक चंद्रगुप्त मौर्य एक अशोक ही तो था मान, बाकी कौन थे लोग? कोई भी नहीं था। सबसे महान कौन था? सबसे महान अशोक। आगे बढ़े। लाइव में सब लोग देखते हैं, कुछ लोग वेबसाइट पे भी हैं, लैपटॉप पे भी है, दोनों में अब क्लास आप लोग का चलने लगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल थोड़ा सा कुछ चीजें में गड़बड़ी हो गई थी। आगे बढ़ते आते हैं। अशोक की धम्म यात्रा तो बताई दी है। जियो और जीने दो, अपने धर्म मानो, दूसरे का सम्मान करो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, भिक्षुक और ब्राह्मण का आदर करो और सेवक और दास का सहानुभूति रखो। सहानुभूति रखने के लिए यहीं तक बताए थे ना। अब बाकी मौर्य काल का मिसलेनियस पे अब आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। देखिए मौर्य काल की अर्थव्यवस्था, प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था के एक ही स्रोत था, कृषि और पशुपालन। कृषि के साथ साथ पशुपालन। अब इस समय भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। और कृषि पे क्या लगता था? टैक्स। अब वो टैक्स अलग अलग जगह पे अलग अलग हो गए। कभी 1/10 लगा तो कभी 10% लगा, कभी 10% से भी कम लगा। जैसे कभी 1/16, कभी 1/8, कभी 1/10।
क्या भारत में आज के डेट में इतना मॉडर्नाइजेशन में एक स्लैब का टेस्ट है, टैक्स है? नहीं है, अलग अलग है। पनीर पे अलग है, बटर पे अलग है, मसाला पे अलग है, तीनों को मिला के बनाइए पनीर बटर मसाला। टैक्स से गड़बड़ा जाएगा कि कितना टैक्स लगेगा इस पे। तो सबनी कुछ एगो पे 12%, एगो 18%, एगो 28%। अब मिला के बनाएंगे तो सब्जी बनेगा पनीर बटर मसाला। तो उस समय भी टैक्सेशन बड़ा उटपटांग चीज था। सरकार के आय का मुख्य स्रोत टैक्स होता है और सरकार के खर्च भी बहुत ज्यादा हैं। सरकार का खर्च कितना है बस आप अपने मोहल्ले का सड़क बना के देख लीजिएगा। आपके मोहल्ले का नहीं कहिएगा रुक जाओ, इस बार अपने मोहल्ले का सड़क हम खुदे बना देते हैं। और जब मोहल्ले का सड़क बना देंगे तब समझ में आएगा कि सरकार का खर्च कितना है। तो काफ़ी कॉस्ट आता है सरकार पे, जो टैक्स के पैसे से ही जाता है। तो उस समय भी टैक्स यही था। तो अमूमन यहाँ टैक्स जो था ना 1/10 था, और नहीं तो 1/8। समझ में आ गई कि नहीं? अब कोई जमीन एकदम बंजर है तो उस पर 1/16 ले लेता है। कितना लेता था? 1/16। जितना ज्यादा भाग देंगे टैक्स उतना कम होगा। 1/16 का मान मतलब ये कम में टैक्स है। ये कैसा टैक्स है? कम है। 1/10 इससे ज्यादा, 1/8 उससे भी ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो टैक्सेशन व्यवस्था समझ में आ गया। टैक्स वसूलने के लिए अधिकारी होते थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय समाहर्ता कहलाता था। क्या कहलाता? समाहर्ता कहलाता था। अभी कौन अधिकारी क्या कहलाएगा वो सब हम लोग अभी आगे समझेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। और सरकार उसी कृषि पर क्या लगती थी? उपज पर टैक्स लगाती थी। जमीन के हिसाब से भी टैक्स होता था। बंजर जमीन पे कम टैक्स, उपजाऊ जमीन पर ज्यादा टैक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता। आज भी सरकार के पास बहुत सारा जमीन होता है। एफसीआई का गोदाम है, रेलवे का है, सेना के पास है। ये सब सरकारी जमीन होते हैं। सब बहुत सारी जमीनें देखिएगा क्या रहेगी? सरकारी जमीन रहेगी। तो सरकार सरकारी जमीन रखती है। बिहार सरकार के पास सरकारी जमीन कम है या फिर ठीक ठाक जगह पे नहीं है। इसीलिए बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियां नहीं आती हैं। क्योंकि अगर बिहार में किसी को फैक्ट्री को आना होगा तो आपको कौन सी लगता है 2 कट्ठा में फैक्ट्री खुल लेगा? अरे उसको कम से कम 100 एकड़ चाहिए। कितना चाहिए? 100 एकड़। अब आप बताइए बिहार में इतने छोटे छोटे वो है ना, मतलब किसान है कि 100 एकड़ जमीन के लिए ना कम से कम आपको 100 आदमी से बात करना होगा। एक किसान के पास खूब से खूब 1 एकड़ जमीन है। 100 एकड़ जमीन चाहिए ना तो कम से कम आपको 50 आदमी से डील करना पड़ेगा। और ऐसा मिलेगा यहाँ पे नौका का अच्छा पहले सब लोग बेच लेंगे तब हम अपन बेचेंगे। तो हम लोग को भी देखिए ना, हम लोग किस टाइप के? हम लोग बिजनेसमैन माइंडसेट के हैं, जबकि देश जो गुजरात वाले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं। वो लोग उद्यमी हैं। हम लोग क्या हैं? व्यापारी टाइप के। उद्यमी बिजनेसमैन बहुत कम रिस्क लेता है। उन लोग रिस्क क्या लेते हैं? कम लेते हैं। जैसे हम लोग खूब से खूब 50,000 60,000 का रिस्क लेंगे, लाख रुपया का रिस्क लेंगे। उद्यमी जो होते हैं ना 200 करोड़ 400 करोड़ का रिस्क लेता है। हमारे यहाँ उतना का पूंजी नहीं है। 200 करोड़ का रिस्क कौन सी ले लेगा? यहाँ पे 200 करोड़ का कोनो का बिजनेस होगा तो चारों ओर से देखने लगेगा इनको। नहीं समझे? तो हम लोग सरकारी जमीन है नहीं। जबकि सोचिए यही बिहार का मगध है जहां सीता भूमि होती थी। किसके लिए? सरकार के। अगर किसी को व्यापार करना तो पब्लिक से क्यों खरीदेगा? किससे खरीद ले? सरकार से। अच्छा, सरकार से खरीदने की भी जरूरत नहीं है, लीज पे ले लो। सरकार से जमीन आप खरीदेंगे, पता सरकार का खत्म हो जाएगा। सरकार से किस पे ले लिए? लीज पे। इससे पब्लिक को भी फायदा है। अब जैसे मान के चलिए आपको कारखाना डालना है और 100 करोड़ जमीन खरीदिएगा, 100 एकड़ जमीन खरीदिएगा। 100 एकड़ जमीन में कम से कम आपका 100 करोड़ जमीन रुपया चल जाएगा। 1 करोड़ का 1 एकड़ अगर पड़ रहा है तो 100 एकड़ में चल गया आपका। फैक्ट्री कौन सी लगाइएगा जी? 100 एकड़ तो जमीने में लगा दी है आप। तो उसके लिए क्या होता है? सरकार के पास अपनी जमीन होती है, कहती है तुमको कितना चाहिए, इतना एरिया चाहिए, चलो इसको हमको हर महीने तुम किराया देना। अब किराया लगा दिया उसका 10 लाख 20 लाख, जो भी फैक्ट्री के हिसाब से 10 लाख 20 लाख कुछ नहीं होता एक बड़ी फैक्ट्री के लिए। हम तो बताइए जहां उसको 100 करोड़ लग रहा था, मंथली क्या लगने लगा? किराया। आप कल्पना करके देखिए, पटना में आप पढ़ने आए हैं, मकान मालिक कहता कि हम किराया पे नहीं देंगे, खरीदिए के रहना है तो रहो। आपका घर वाला पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाता। जब आपको एक छोटा सा आपका पढ़ाई नहीं हो सकता है बिना लीज और बिना रेंट के, तो क्या सोचते हैं फैक्ट्री लगने वाला है? बस एक बार यहाँ का मकान मालिक कह दे कि हम लॉज किराया पे नहीं देंगे, एक के बार खरीद लो, कितना लोग पढ़ पाएगा? हाँ, कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए सरकार के पास जमीन का होना जरूरी है। तो मौर्य काल में सरकारी जमीन को क्या कहते हैं? सीतम।
अभी बिहार सरकार के पास भी एक संस्था है बियाडा। क्या है? बियाडा। बियाडा के पास भी जमीन है। अगर आपको फैक्ट्री खोलना है ना तो जमीन किससे खरीद लीजिए? बियाडा से। लेकिन बियाडा के पास भी जमीन छोटे छोटे हैं और उससे गवर्नमेंट उस पर लीज होता है, पूरा एग्रीमेंट बनता है कि आप क्या क्या कीजिएगा इस जमीन पे। आप थोड़ा भी हट के इधर उधर काम कीजिएगा ना तो लीज कैंसिल कर देगा। अब आप कहें कि हम इस पे दूध का फैक्ट्री डालेंगे, मिल्क प्लांट, डेयरी प्रोजेक्ट डालेंगे, और वहां जाके आप साड़ी का कारखाना डाल दिए, तो कहेगा ना कि भैया तुम हमसे लिए थे दूध कारखाना डालने के लिए, हम उसी हिसाब से देखे थे, अब तुम ये में साड़ी का कारखाना डाल दिए, तुमको लेना है तो उसी के लिए ले लो यहाँ पर। तो बताइए सीता भूमि की व्यवस्था जो मौर्य काल में था, आज वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिहार में रहता है वो जमीन। आपका किस में आते हैं सब? वो बियाडा रहती है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है नोएडा, नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। नोएडा का देख रेख करती है नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, NDA, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये नोएडा शहर है, अब ना इसको एक और शहर बसाना होगा ना, तो यहाँ पे मान के चलिए गांव बसा हुआ है, कोई खेत है, तो NDA, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगी ना, यहाँ के किसानों से वो जमीन खरीद लेगी। किसानों से क्या करेगी? जमीन खरीद लेगी, पूरा गांव में खरीद लेगी, यहाँ पर पैसा देगी यहाँ पे। इसलिए देखिएगा ना वहाँ पे NCR के लोगों के पास बहुत इनकम आ गया है, बहुत सारा जमीन मुआवजा में मिल गया, करोड़ों करोड़ों मिल गया। अब वो जमीन क्या हो गई? सीता भूमि। क्या हो गई? सीता। मौर्य काल में ना कहा जाता था सीता भूमि। अब नोएडा ने खरीद लिया। अब नोएडा अथॉरिटी क्या करेगी? इसमें सड़क बनाएगी। ऐसे एक ये सड़क हो गया यहाँ पे, इसमें खूब अच्छा से सड़क बना देगी। ये सड़क हो गया ऐसे, एक इधर से सड़क ले जाएगी, एक इधर से सड़क ले जाएगी, ऐसे ऐसे क्रॉस करके सड़क बना दी। अब देखिए सेक्टर बना दिया यहाँ पर, हो गया सेक्टर 90, सेक्टर 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88 को सेक्टर निकल गया, हो गया। अब कहते कि देखो इस सेक्टर में केवल इंस्टीट्यूट चलेंगे। अब किसी को मेडिकल कॉलेज खोलना है तो इसी सेक्टर में जाओ, IIT खोलना है इसमें जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है इसमें जाओ, स्कूल खोलना है इसमें जाओ, कॉलेज खोलना है इसको जाओ। धीरे धीरे ये पूरा सेक्टर इकोसिस्टम बन जाएगा कि केवल पढ़ाई लिखाई वाला होगा। इसमें बीच में कह देंगे ये सेक्टर केवल रेसिडेंशियल रहेगा, इसमें एक को दुकान खोलने नहीं देंगे हम, केवल घर बनेगा। केवल क्या बनेगा? घर। केवल रेसिडेंशियल रह जाएगा यहाँ। तो सीता भूमि का ही कंसेप्ट है ये सब। भले आज हम बिहार वाले को लोग कहें कि पीछे है सब, अरे भैया कंसेप्ट देखो यहाँ पे मौर्य काल में उस समय सीता भूमि था यहाँ पर। अब यहाँ पे केवल क्या बनेगा? घर। तो देखिएगा दिल्ली मुंबई में ना कहीं गौवा के बीच एक बीचवा में ना 50 तल्ला का 5 को बिल्डिंग एक के जगह खड़ा रहेगा। भैया वो रेसिडेंशियल एरिया हो गया यहाँ पर। ये एरिया को जोड़ देगा ग्रीन जोन, एमे एक को घर बना दिए ना तो उठा के बम लगा के उड़ा देगा। उड़ाया तो था वो नोएडा में, ट्विन उड़ा दिया था। इसको घोषित कर देगा ग्रीन जोन, इसमें केवल क्या रहेगा? ग्रीनरी। इसको डाल देगा स्पोर्ट्स जोन, इसमें स्टेडियम डाल देगा, खेलने वाले का डाल देगा। इसको IT डाल देगा कि इसमें ऑफिसेज रहेंगे। एक को डाल देगा इंडस्ट्रियल की, इसमें फैक्ट्री लगेगी। पूरा बेहतरीन बना देगा। अच्छा, जिसको अगर स्कूल खोलना है अब किसान से खरीदेगा, किससे खरीदेगा? नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब मान के चलिए आपको घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, अब किसान से खरीदिएगा, कहाँ जाइएगा? नोएडा डेवलपमेंट। घर बनाना है तो बताइए आपको क्या इंस्टीट्यूशनल लैंड में दे देगा? किस में देगा? रेसिडेंशियल में दे देगा। आपको कारखाना लगाना है तो रेसिडेंशियल में देगा, इंडस्ट्रियल जोन में देगा। सबका अलग अलग जोन है। यही होती थी उस समय की जमीन। सरकार के पास अपनी जमीन होती थी जिससे वो टाउनशिप प्लान बनाते थे। क्या बनाते? टाउन। और हमारे यहाँ बिहार में जमीन खरीदना है, जाओ लोगों से बतियाओ, पता चला एक और को यहाँ ऐसा ऐसा धुरंधर बैठल है ना, एक के जमीन यहाँ को 4 बार बेच देता है। बिहार में 55% मुकदमे जो हैं वो जमीन विवाद के हैं। 55% मुकदमे किस विवाद के हैं? जमीन विवाद के हैं। जमीन का विवाद था, गए खेत जोतने, मार के कपार फोड़ दिया। अब वो जमीन विवाद से हो गया मारपीट वाला, लेकिन ओरिजिनली क्या है? जमीन विवाद। नहीं देखते, बड़ी समस्या है। तो सीता भूमि का रहना जरूरी है कि नहीं? सरकारी भूमि, सीता भूमि। आज ये नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, गुड़गांव, ये सब इसी पे कॉपी किया गया है। और हम लोग दीपक के नीचे अंधेरा होता है, वही हो गया हम लोग का। तो बताइए सरकारी भूमि क्या कहलाती थी बहू? निजी भूमि को भाग भूमि कहा जाता था। निजी भूमि को भाग, निजी जमीन भाग। अच्छा, सरकार अगर निजी भूमि को खरीदेगी तो पैसा देगी कि नहीं? देगी। और फिर उसे क्या कर लेगी? सीता भूमि कर लेगी। तो बताइए जिनका निजी जमीन है वो क्या कहलाएगा? सीता भूमि, हाँ, सरकारी भूमि कहला जाता है।
आर्य का उसमें याद कीजिए, वैदिक काल में सीता जोता हुआ हल के निशान को भी क्या कहा जाता है? सीता। क्या कहा जाता था? सीत या सीता कहा जाता। बिना वर्षा के अच्छी खेती वाले आदेव मातृक कहा जाता था, मतलब देव के हिसाब से वो जमीन हो सकती है, बिना वर्षा मतलब अच्छी जमीन। इस समय उत्पादन का 1/16 मेगास्थनीज के हिसाब से 1/4 टैक्स लिया जाता था। बिक्री कल कितना था? 1/10। अब अलग अलग टैक्स, अब बताओ जिस पर 25% टैक्स लेगा, 1/4 का मतलब 25%, इसका मतलब वो जमीन बहुत अच्छी है। क्या है? बहुत अच्छी, उपज बहुत अच्छा। जैसे यूपी बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, वही गुजरात की जमीन उपजाऊ नहीं है, राजस्थान की जमीन उपजाऊ नहीं है। अब राजा को भी तो यही होता है ना, जहां से उपजाऊ ज्यादा होता है वहां से टैक्स क्या लिया जाता है? ज्यादा। और जहां कम उपज होती है वहां टैक्स कम लेते हैं। जैसे खेती पे आज भी हम लोग टैक्स कम लेते हैं, शराब पर टैक्स दबा के लेता है लोग, पेट्रोल पर दबा के टैक्स लेगा। यहाँ पे पूरा एसी पर दबा के टैक्स लेगा, पंखा पे कम लेगा। पंखा नॉर्मल आदमी के लिए, और एसी 28% लेता है टैक्स। जितना मैक्सिमम में हुमच देता है कितना? 28%। आई पैनलवा पे 28% लेता है, इस पे 28% टैक्स लेता है। हाँ, बेना पे तो घरे बनता है बकलोलवा, हाथ वाला बेना तो घर बनता है ना वहां पे, उसमें तो लकड़ बांस वगैरह का बना देते हैं, नहीं तो एक्सरे का कॉपियर आता है उस लगा देता है। ये क्या कह रहा है? अरवल जिला में 85 एकड़ है, बोलिए ना सर जी। हाँ, तो तुम जाओ बियाडा को बोलो, बिहार सरकार का जमीन एक्विजिशन करता है, वो खरीद लेगी। नहीं जाओ जाए, और उसको किसमें शामिल कर लेगा? सीता भूमि में। किसमें? सीता भूमि। अब उसमें किसी को फैक्ट्री डालना है, डाल देगा अपना फैक्ट्री। देखिए एकदम चीज ध्यान से समझ जाइए, फैक्ट्री तभी आएगी, फैक्ट्री के मालिक को ध्यान किस चीज पे रहता है कि उसका प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं, उसके प्रोडक्ट का कंपटीटर कौन है। जैसे लाइफ बॉय साबुन आएगा तो ये थोड़े देखेगा कि आपका जमीन का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, जमीन पे विवाद है कि नहीं, अरे वो देखेगा लाइफ बॉय का टक्कर कौन दे रहा है, डिटॉल का क्या पोजीशन है, लक्स का क्या पोजीशन है, मार्केट कैप्चर कितना है, कितने लोग यूज कर, वो इस पे ध्यान देगा। और अगर सरकारी जमीन होगी सीता भूमि तो विवाद का झमेला ही खत्म, विवाद नहीं होगा। फटाक से उसको कारखाना डालना होगा, एक दिन रजिस्ट्री कर लेगा, लीज ले लेगा कि हमको ये कारखाना 50 साल के लिए 99 साल के लिए क्या चाहिए, लीज पे चाहिए। खरीदना भी नहीं है, हर महीने किराया देगा, खरीदना महंगा पड़ता है और किराया सस्ता पड़ता है। क्या जरूरत है पूंजी फंसाने का, जो जमीन का देगा उतना का प्रोडक्शन करेगा। अब यहाँ बिहार में आएगा तो क्या होगा, साबुन जमीन खरीदना है, जमीन लिखा गया, बाद में पता चला जो लिखा है उसका ही जमीन नहीं है। आगे बढ़िए, बिहार में खैनी बहुत चलेगा, चलता ही है, तो खैनी तंबाकू तो चलता ही है यहाँ पे। भूमि, अगला बढ़ते हैं, भूमि माप करने वाले को रज्जू कहा जाता था। क्या कहा जाता? रज्जू का। बलि एक प्रकार का अतिरिक्त कर था। बलि क्या था? कर था। बलि क्या था? कर था। बलि कर था, एक टैक्स था। बलि क्या था? टैक्स। और रज्जू क्या होता था? जमीन की माप करने को क्या कहते थे? रज्जू। बलि क्या था? टैक्स। सरकारी जमीन, निजी जमीन, निजी जमीन भाग। निजी जमीन को क्या कहते हैं? भाग कहा जाता। बलि एक प्रकार का क्या था? चारागाह कर को विविध कहा जाता। क्या कहा जाता? विविध। चारागाह टैक्स को विविध। वो गाय जानवर ओनर को अगर कहीं चराने ले जाएंगे ना तो उसे क्या कहा जाता है? विविध। चारागाह टैक्स को विविध। अकाल के समय कोई भी कर नहीं लिया जाता था। अच्छी बात है, अकाल के समय टैक्स लिया जाता था, तो उस समय भी अकाल के समय टैक्स नहीं ले। विविध क्या था? विविध। चारागाह का टैक्स, कृषि पर टैक्स, सरकारी भूमि, निजी भूमि, भूमि की नाप, टैक्सेशन एक ही रेट था या अलग अलग? जितनी ज्यादा उपजाऊ जमीन टैक्स उतना ज्यादा। अच्छा, बंजर जमीन पे टैक्स ज्यादा या कम? अकाल पड़ गया तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं। बल्कि गोरखपुर में मिले शाहगौर अभिलेख जो तांबे का है, चंद्रगुप्त मौर्य का गोरखपुर में मिले शाहगौर अभिलेख
जिससे यह जानकारी मिलती है कि अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य सरकारी पैसे से लोगों को राशन दिया था, जिसको आज लोग राशन कार्ड पर सरकार देती है। ये पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ये व्यवस्था चली आ रही है, नहीं चली आ रही है जी, आगे बढ़ जाए। और ये व्यवस्था चली आ रही है, और ये कभी भी देखिए, आज भी यदि किसानों को राशन देना पड़ रहा है, मतलब आज़ादी के बाद हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 5 किलो बताइए, खुद सोच के देखिए, राशन उठाने वालों में एक लंबी संख्या किसानों की भी है। जो सरकारी राशन जो बिकता है उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है कि वो राशन को, अच्छा गांव में तो सब लोग किसाने होते हैं ज़्यादातर। अब खुद सोचिए, जो किसान फसल उगा रहा है उसको भी सरकार ने 5 किलो के लिए, 20 किलो के लिए लाइन में खड़ा कर दिया, जबकि किसान के आप गेहूं चावल तो ऐसे दे देता है, मतलब 5-7 किलो गेहूं तो ऐसे, अच्छा ले जा, तू ले जा, यहाँ पे नहीं देखिए खेत में कोई काम हम करने आता है ना, दौरी उरी में यहाँ पे, तो कहता अच्छा ले रहा, तो 10 किलो तू ले जा। उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लाइन में लगा दिया यार। दिस इज सिस्टम। जिसके पास करोड़ों रुपए था ना, उसको भी सरकार ने फ्री में वैक्सीन लगाया ना, लगाओ ना तुम, यार चिल्लाते रह गया आदमी। भैया वो तो खरीद सकता था, आप उतना पैसा बच सकता था कि नहीं। मतलब भारत में 140 करोड़ में कम से कम 50 करोड़ ऐसे लोग थे ना जो अपने पैसे से खरीद के 500-600 में वैक्सीन लगा सकते। अब एक वैक्सीन को 600 रुपया सरकार दे रही है, और अगर 50 करोड़ लोग भी है, मतलब मान के चलिए 10 करोड़ भी ऐसे लोग मिल गए, 500 रुपए की वैक्सीन हो गई, और 10 करोड़, 7 गो जीरो लगता है 1 करोड़ में, और 10 करोड़ में 8 गो जीरो लगेगा, 1 करोड़ में 7 गो, तो 10 करोड़ में 8 गो जीरो बैठा के देखिए, इतना पैसा तो गवर्नमेंट बचा लेती ना, उन्हीं मरीजों को दे देती कोरोना की ही किसी चीज को। लेकिन बताइए, आप लोग में से भी सबको, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगा कि नहीं लगा, सरकारी पैसा पे लगा, फ्री में लगा, जबकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सक्षम थे। हमारा तो लग रहा था, तो हमको ऐसा लग रहा था हम किसी गरीब का हक मार रहे हैं कि इस पैसे से हम अपने फैमिली में मान के चलिए बड़ी फैमिली में 10-15 आदमी हो जाते हैं, चाचा दादा मिला के हम लोग सबको लगवा सकते थे। हम जोड़े कम से कम मान के चलिए गोतिये में 20 आदमी हो गया। अब 20 आदमी हो गया, एक वैक्सीन का कितना 500, देखिए 20 बचे, अरे 10 हो गया। ये तो किसी को भी लग सकता था, इतना तो हम लोग खुद से लगवा ही सकते थे, लेकिन ये किसी के पास चल जाता तो बहुत था। आगे बढ़े हैं, तो ये आपका अर्थ मौर्य काल की आर्थिक जीवन समझ में आ गया। किसी को दिक्कत मौर्य काल की आर्थिक जीवन में, तब हम आगे बढ़ते हैं मौर्य काल की मौद्रिक व्यवस्था। किसमें, मौद्रिक व्यवस्था, ये तो समझ में आ गया। सीता भूमि, सीता भूमि सरकारी भूमि, ये कई बार ना सरकारी भूमि जो होती है ये मतलब उस समय ना पुरस्कार देने के भी काम में आता था। जैसे कोई सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ा, जाओ तुम्हें 50 एकड़ जमीन दिया जाता है, एक मानक बना देगा कि सेना में ये काम कीजिएगा तो आपको इतनी जमीन मिलेगी, इस टाइप का होता है वहां पे। आगे बढ़ जा। मौर्य काल की क्या चीज, मुद्राएं। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या कहलाती थी, पर्ण। क्या कहलाती थी, पर्ण कहलाती थी। इस समय इस मौर्य काल पर्ण कहलाता था, जिसे आहत मुद्रा भी कहा जाता था। क्या चीज, आहत मुद्रा। मुद्रा के परीक्षण करने वाले अधिकारी रुद्र दर्शक, क्या कहा जाएगा, रुद्र। मतलब ऐसे तो नहीं नकली मुद्रा चला दीजिए, क्योंकि उस समय मुद्रा सोना या चांदी का प्रचलन ज्यादा था। तो बताइए, तो रुद्र दर्शक, रुद्र दर्शक ये किसकी जांच करता था, मुद्रा शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच कौन करता था, मुद्रा दर्शक। इस समय की मुद्रा का नाम कौन कौन थे, मुद्रा पर्ण थी, पंचमार्क मुद्रा होती थी, आहत मुद्रा होती थी। कौन सा, आहत मुद्रा। तो ये मुद्राओं की जांच कौन करता था, पंच मुद्रा किसके समय, पर्ण किसके समय, हाँ मौर्य काल। आहत, आहत मौर्य काल। निष्क मौर्य काल। कारसर पर्ण,
कार्स पर्ण, पर्ण और कार्स पर्ण, ये भी क्या थी? मुद्रा थी। निष्क तो सोना वगैरह के भी होता था, निष्क, निष्क, ये सब किसके समय था? मौर्य काल में। इन सारी मुद्राओं के जांच करने वाला अधिकारी रुद्रदर्श। जैसे सोना में आप लोग जांच करने के लिए होता है ना हॉलमार्क, उसी तरह सिक्कों पे भी शुद्धता की जांच के लिए होता था। अच्छा, उसमें कोनो फर्जी मार दिया हॉलमार्क, तो उसका एक विभाग है ना जो बताएगा कि ये आभूषण क्या है, नकली है या सोना, ये चीज। आप में जो लोग सोनार होंगे लोग, उन लोग को इसका बेहतर आइडिया होगा कि सोना में ना मतलब टाका कैसे मिला दिया जाता है, उसमें मिलाया जाता है कुछ ना कुछ। ऐसे तो शुद्ध सोना ना बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसे 24 कैरेट का झुमका बना देंगे ना, 3 बार 4 बार इसे घूमेगा, गिर जाएगा। रोली तुम बबनी, और रोलो 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 रोलो, बस खत्म हो गया। रोली बहुत कम, कम से कम 3-4 बैच तक रोती बबनी, और रो, रो, उसको ऐसे सुना दे, रो रो रो, 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 बस खत्म, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचारी अंदर अंदर सोचे, अभी तक हमको साथ नहीं पूछे काहे रो रही है, बताइए। यही कलयुग है, भगवान कल की अवतार लाइए। बेचारी हाँ इंतजार में थी कि अभी सर पूछे काहे रो रही है बबनी। हाँ बेचारा यही सो थोड़े गई होगी यहाँ पे। हाँ साफ सुन रहे थे कि सोचती है अभी तक सर जी नहीं मनाए। छोटका लड़कन को देखिएगा ना, वो बैल होता है, ऐसे गिर गया सो उठा के खड़ा कर दीजिए तो और ही रोएगा। 4 बार पूछिए, बाबू गिर गए, कोई बात, बा दूर कर दे, झाड़ दीजिए। ओ अरे बड़ी नखड़ा होता है, सब गिर जाएगा ना, रोएगा, चुपे नहीं होगा। फिर जमीन को मारो, तुम बाबू को गिरा दिया था? नहीं, बाबू को गिरा दिया तब हंसेगा यहाँ पे। बेचारी ये भी सोची होगी अरे छोटका लड़का बड़ी पकड़ोलवा टाइप का होता है, बिना मतलब का उन सब में। आगे बढ़ते हैं। तांबे के सिक्के को मास्क कहते थे, तांबे के सिक्के को मास्क, और सोना के सिक्का को निस्क। मास्क किसे कहते थे? तांबे का। सोना का सिक्का निस्क, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का पर्ण, पर्ण। आई तो मिलावट होता था, कांसर पर्ण में मिलावट होता है, पंच मार्क में भी कई सिक्कों का मिलावट होता है, आहत सिक्का में भी मिलावट होता है। और कौड़ी, कौड़ी भी इस समय प्रयोग होता था। कौड़ी, फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, ऐसे सुने हैं? नदी में पाया जाता है कौड़ी। तो ये सब मौर्य काल के क्या होते थे? मुद्राएं होती थी। याद रहेगी। इसमें 2 मुद्रा बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एक पंचमार्क, कारसरपण और आहत, ये 3 को बहुत पूछा है। पंचमार्क, कारसरपण और आहत। देखिए कारसरपण और पण किसका होता था? चांदी, निष्क और मस्क तांबा। कौड़ी तो समुद्र से पाई जाती थी। कौड़ी कहां से पाई जाती? समुद्र। कौड़ी समुद्र से। याद रहेगा। मुद्राओं की शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी रुद्र दर्शक, रुद्र दर्शक, याद रहेगा, रुद्र दर्शक। मौर्य काल की प्रमुख मुद्राएं समझ में आएंगी। सबसे सस्ती मुद्रा जो थी वो कौड़ी थी, पत्थर का रहता था वहां पे कौड़ी, सबसे सस्ती कौड़ी। पंचमार्क और आहत, कौड़ी, पंचमार्क, आहत, कौड़ी, पंचमार्क, आहत। आहत मतलब मार मार के उसको ठीक करना है, आप समझ आए? तो कौड़ी को पूरा मुट्ठी में पकड़ लीजिए, पंचमार्क, कौड़ी, पंचमार्क, आहत। समझ में आ गया कि नहीं? थूर थार के भी बनाया जाता था सिक्का, अलग अलग हेक्सागोनल। तो कौड़ी, पंचमार्क, आहत, ये तो निपट गया। चांदी का पर्ण, सोना का निस्क, तांबा का मस्क, तांबा का मास्क। मास्क का तो प्रचलन ऐसा हो गया जिसका कोई हद नहीं। भारत में पहले तो डॉक्टर बस मास्क का यूज करता था। 2014-15 के आसपास में ना इंडिया में मास्क एंट्री मारा था ना स्वाइन फ्लू के टाइम पे, तो नॉर्मल 5-10 रुपया का मास्क लगता था स्वाइन फ्लू के समय में। और उसके बाद बाप रे, जब 2019 नहीं ना 2020, 19 लास्ट में तो आया कोरोना। और जब चाइना में था ना तो हम लोग हंस रहे थे, चाइनीज है सभी, चाइनीज है। अरे बाप रे बाप, जब इंडिया में आया तहस नहस कर दिया यार, तहस नहस कर दिया। हाँ
हाँ, मास्क कंपनी तो बहुत कमाया होगा। तो मास्क सिक्का किसका था? निष्क, पर्ण, करसर पर्ण, चांदी का मिक्सर, चांदी का मिक्स। तो 3 गो तो धातु वाला देख लिए, चांदी, तांबा, सोना, और 3 गो ऐसे देखिए, कौड़ी, पंचमार्क, आहत, कौड़ी, पंचमार्क, आहत, कौड़ी, पंचमार्क, आहत, पर्ण, निष्क, मास्क। सबसे धातु में देखेंगे सबसे कमजोर होगा तो मास्क, तांबा का था, फिर पर्ण, चांदी का, और सबसे महंगा निष्क। तो ये जरूरी था। अच्छा, यही आज भी होता। जैसे देखिए, आज हम लोग के समय में सिक्के होते हैं कम वैल्यू के, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का बंद हो गया क्या? हाँ? पैसा बंद हो गया। हम लोग के समय पैसा होता था 5 पैसा, 10 पैसा, ऐसे का आना होता था। 16 आना का 1 रुपया होता था, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, 16 आना का 1 रुपया हो जाता था। अल्युमिनियम का सिक्का आता था, हल्का होता था एकदम, अल्युमिनियम का। तो आप लोग उसको नहीं देखे होंगे। अच्छा, देखे होंगे तो उसका यूज नहीं किए होंगे, बंद हो गया। हम लोग के समय वही सब मिलबे करता था, 5 पैसा, 10 पैसा। आगे बढ़े, सिक्का खत्म। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सिक्का में कोई दिक्कत? पर्ण, बकलो, किसका फोन आ गया तुम्हें? चांदी का था। मास्क, निष्क, पर्ण, कौड़ी, पत्थर का, समुंदर में सीप निकलता था। हाँ, खेलने वाला कौड़ी। आगे बढ़े, मौर्य काल की मुद्राएं हो गई। एनी प्रॉब्लम? बढ़िया से याद करा रहे हैं। मौर्य काल अब पूछेंगे हम आप लोग से, टेस्ट लेंगे हम मौर्य काल से। कहां से? ना, मगध से। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, यहां तक हम आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है? कल, परसों, नरसों, कभी भी 2 दिन के अंदर, मंडे को ले लेंगे। हाँ, सैटरडे संडे आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, मंडे को लेंगे। अब देखते हैं मौर्यकालीन संगठन। मौर्यकालीन संगठन, देखिए संगठन बनाना जरूरी है। रीजन क्या है? जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता था। क्लास में क्या होता था? मॉनिटर होता था। मॉनिटर एक संगठन है कि लड़कों की छोटी मोटी समस्याओं को वो समझे और उसको चिन्हित करे कि इसमें बड़ी समस्या कौन है, और वो जाके टीचर को बताए। संगठन का मुख्य काम यही होता है। तो उस समय अलग अलग संगठन थे। व्यापारियों का संगठन होता था, जो कारवां में जाते थे एक शहर से दूसरे गांव, उनका अलग अलग संगठन था। तो मौर्य काल में 3 प्रमुख संगठन की चर्चा है। मौर्य काल में 3 प्रमुख संगठन की चर्चा। पहला है श्रेणी। देखिए, स से श्रेणी, स से शिल्पकार, स से श्रेणी, स से शिल्पकार। तो शिल्पकार लोगों का संगठन का नाम क्या था? श्रेणी। तो शिल्पकार लोगों का श्रेणी। श्रेणी किसका संगठन था? श्रेणी हो गया। ये किसका था बाबू? शिल्पकार। शिल्पकार लोग क्या करते थे? शिल्पकार किसे कहा जाता? अरे वो तो संगठन हो गया। जैसे लोहार लोहा का काम बनाता है, सुनार, शिल्पकार। डिजाइन वगैरह का काम देखता था, डिजाइन वगैरह का काम शिल्पकार होता था। ठीक है। दूसरा हो गया निगम। निगम क्या है? व्यापारी। व्यापारी का संगठन था। क्या था? व्यापारी। निगम, पता है सरकार बिना मतलब टैक्स ठोक दे तो पूरा व्यापारी लोग क्या करेगा? उसकी बात क्या कि भाई हमको इस चीज से क्या हो रहा है, दिक्कत होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया यहाँ पर। जैसे सरकार ने प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था,
तो व्यापारियों ने उनसे कहा था कि अभी इस पे 1 साल और रोक लीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल प्लास्टिक है ना मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है काफ़ी महंगा है। इसलिए जो कपड़े वाले और कागज़ वाले प्लास्टिक हैं इनका प्रोडक्शन पहले बढ़ा दीजिए, और कुछ लिक्विड है जिसको ले जाना होता है तो उसके लिए एल्युमिनियम फॉयल की संख्या बढ़ा दीजिए, एल्युमिनियम प्लास्टिक की। जब उसका प्रोडक्शन प्रॉपर आ जाएगा ना तो जाके इसे बंद कीजिएगा। तो गवर्नमेंट उनकी बात मानी थी, अचानक से नहीं लागू कर दी, वरना अचानक लागू कर दी महंगा हो जाता। जैसे मास्क अचानक आया फटाफट महंगा हो गया। कोरोना में एगो हम 350 का मास्क खरीदे थे, उसमें ना वो था फिल्टर, अब बाद में पता चला उस सबसे रद्दी वही था। उसमें फिल्टर वाला आदमी को कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, फिल्टर तो और रद्दी था, वो धूल धक्कड़ से बचने के लिए था फिल्टर वो वाला। और हम लोग अब मास्क ब्लैक में बिक रहा था। अरे अभी ना लगता, अभी तो 80 पैसा का एगो आता है। अरे वो जो 80 पैसा का वो सर्जिकल मास्क नहीं होता है, 100 रुपया में 120 गो। हाँ तो हम लोग कौन सी एक को खरीदे, एक को खरीदेगा तो 10-20 रुपया का देगा। ऐसे हम लोग, क्योंकि जब कोरोना स्टार्ट में क्लास खोले थे लोग ना तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ था कि सबके मुंह पे मास्क रहना चाहिए। तो एक को बकलोलवा था, सब आता था तो कल मास्क घरे छूट गया। तो अरे तुम्हारा चक्कर में नोटिस हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग एक झोला मास्क खरीद के लाए थे, 100 रुपया में ना 120 को दिया था। हाँ क्लास में 100 रुपया के 120 मास्क में क्लास चलने वाला है। अच्छा हमारे यहाँ क्या है, मिस यूज करने वाले ज्यादा हैं, भाई मास्क लेके आओ ना, कर अरे चल ना वहां मिलिए जाता है। ये मेंटेलिटी हमारे यहाँ बहुत खराब है। सड़क पे जो जाम लगता है ना खुदे लगा देते हैं। एगो जाम लगल रहेगा, खाली रास्ता रहेगा, कोने से आने वाला मोटरसाइकिल लेके घुस जाएगा, मुंह देखे हम फंसा दिए। अच्छा स्पाइडरमैन की तरह कोनो आता टांग के लेके चल जाता है, 1 हफ्ता बाद देता निगम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसका संगठन है? व्यापारी। अगला है सार्थवा। कौन सा है? सार्थवा। सार्थवा ये किसका है? काफिला। किसका है? काफिला। पहले व्यापार होता था ना तो शहर इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो लोग ग्रुप में 500-600 व्यापारी एक साथ मिल गए तो, और ना ऊंट ले लिए, घोड़ा ले लिए, बैलगाड़ी ले लिए, उसमें अपना सामान लोड कर दिए और एक जगह से दूसरी जगह चले गए। जैसे पटना से दिल्ली जाना है तो अकेले तो जाएगा नहीं, ट्रेन वोन की सुविधा थी नहीं, अकेले जाएगा तो कोनो बीमार पड़ जाएगा कोई कुछ, तो काफिला बनता था। उसमें डॉक्टर की टीम बैठती थी, सप्लाई का टीम बैठती थी, खाना पीना का व्यवस्था रखता था, सारा व्यवस्था रहता। जैसे मान के चलिए कि यहाँ काफिला अभी पटना में है, तब तक वो घोड़ा से लेके निकल जाएगा बक्सर, अरे काफिला चल दिया हो पटना से, बक्सर में खाना बनाइए, तो होटल वाले सब टेम्परोरी सड़क के किनारे खाना वाना बना लेंगे। अब काफिला पटना से कहाँ पहुंचेगा? बक्सर। तो खाना पीना खाएगा, सोएगा, तब तक बक्सर का कोई होगा जो फटाक से वहां से पहुंचेगा बनारस। अरे काफिला बक्सर में सो रहा है, सुबह तक बनारस पहुंचने वाला है, तैयारी करो हो, पूरा खाना वाना बना के रेडी। और फिर वहां पे कोई और होगा जो आगे भेजेगा प्रयागराज, इलाहाबाद। तो ऐसे करते करते पूरा संगठन होता था, पूरा प्लान रूट मैप तैयार होता था उनका काफिला का। तो सार्थवा किसका संगठन था? सार्थवा। सार्थवा सर जौनपुर तो छोड़िए दिए देखो जौनपुर का होगा। बनारस के बाद एक ही बार इलाहाबाद ले गए ना, तभी सोच लिया अब कानपुर रुकने वाले हैं लोग, करा जौनपुर छोड़ दिए। जौनपुर उस समय छोड़ नहीं सकता था। आज भले बनारस इलाहाबाद बड़े हैं, उस समय जौनपुर बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो ये संगठन याद रहेंगे? बताइए। शिल्पकार का, व्यापारियों का, निगम, और कारवा का, काफिला का, सार्थवा। पहले व्यापार ऐसे ही होता था, काफिला से होता था। एक बार में 500-600 व्यापारी जाएंगे, कोई अपना 5 गो बैलगाड़ी लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। अब कौन सी आपके खेत में 5 किलो परोरा हुआ है, दिल्ली जाइएगा बेचने। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, देखिए मौर्यकाल की सैनिक व्यवस्था। तो मौर्यकाल की सैन्य व्यवस्था, नंदों की सेना से मौर्यकाल की सेना 3 गुना थी। सैन्य नंद की सेना से कितनी गुना थी? 3 गुना थी। कितना थी? 3 गुना। मौर्यकाल सेना का सेनापति होता था जिसे सेना नायक कहा जाता था। सेनापति या सेना नायक कहा जाता था।
सेनापति या सेना नायक का। इसमें कई तरह के सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, कुछ पुस्तैदी सैनिक होते थे। खानदान उनकी पूरी सेना में आएगी। जैसे कटप्पा देखे हैं, कटप्पा कहता है कि हमारी खानदान में जन्म ले लेने वाला हर एक बच्चा महिष्मती का गुलाम है। रे बकलोला, तोरे खानदान में बचल कौन तुम्हारे बाद? यही डरे वो शादी नहीं किया। बहुते काम करवाता था सब कटप्पा से। अब मारता पीटता था, गरीबो करता था। रे बुढ़ऊ, नहीं समझा? भल्लाल दे तो उसको बुढ़ऊ बुढ़ऊ सब बोलता था। ई मानता था बाहुबली। देवसेना भी मानती थी, वो भी मानती थी। अब बहुत मजबूत था बुढ़ऊ। कटप्पा ऐसे बूढ़ था भले, लेकिन मजबूत बहुत। तो सेना की कई कैटेगरी थी। पुस्तैनी सेना होती थी, घुड़सवारी सेना होती थी, बहुत सारी सेना होती थी यहाँ पे। और इसके पास लगभग नंदों से कितनी बड़ी सेना? 3 गुना सेना नंदों की थी। यहाँ पे प्राचीन इतिहासकार जस्टिन ने कहा था कि मौर्य काल की सेना कोई सेना नहीं थी, बल्कि यह डाकुओं का एक गिरोह था। डाकुओं का क्या था? गिरोह था। कलिंग में क्या किया सब देखिए ना। मौर्य सेना कलिंग में क्या किया? काट के रद्द कर दिया। मौर्यों की सेना है ना, कश्मीर में विद्रोह हुआ था तो क्या किया? मार के शांत कर दिया और शहर बसा दिया श्रीनगर। तो जस्टिन ने मौर्यकालीन सेना का तुलना किससे किया है? डाकुओं के गिरोह से। पुस्तैनी सेना, भाटक सेना, नगरपालिका सेना। नगरपालिका सेना का काम बस नगर के अंदर की सुरक्षा देखनी होती थी। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक यानी सेना नायक कहा जाता था। नंदों की सेना से कितनी गुनी बड़ी थी? यहाँ अस्थाई सेना भी होती थी और अस्थाई। अस्थाई सेना हमेशा रहती थी और अस्थाई सेना जो थी अग्निवीर वाला थे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अस्थाई सेना कौन थी? अग्निवीर। अस्थाई सेना भी थी और अग्निवीर भी थी। अब आप बताओ इतिहास में कौन चीज नया किया जा रहा है? अभी क्या चीज नया किया जा रहा है? सब तो पुराना मॉडल कॉपी हो रहा है। यहाँ पे नाम बदल जा रहा है बस। यहाँ पे मौर्य काल में भी क्या था? अग्निवीर। उस समय उसका नाम क्या था? अस्थाई। अभी क्या है उसका? अग्निवीर है। तो मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था समझ में आ गया। अब मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था एक ही आदमी के पास थी, राजा के पास। ऐसा नहीं है कि राज्य अलग है। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री अलग है, मुख्यमंत्री अलग है, देश का नियम अलग है, राज्य का नियम अलग है, मतलब फेडरल है हमारे यहाँ। लेकिन उस समय ऐसा व्यवस्था नहीं था। उस समय कैसा था? केंद्रीकृत व्यवस्था। राजा जो बोल दिया वही हो गया। और मंत्री वगैरह के पद होते थे। अब कल हम लोग इसको कंप्लीटली खत्म कर देंगे, ठीक है? मंडे को आप लोग देंगे टेस्ट।